नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर बीपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं 68 और 69 बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 1 का शॉर्ट आंसर हम लोग का देखने वाले हैं। शॉर्ट आंसर से मॉडल आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं, शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है अभी से 68 बीपीएससी से जो नया सिलेबस चेंज हुआ उसके अनुसार शॉर्ट आंसर भी पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ये पहले लॉन्ग में पूछा जाता था, अब क्या होगा, इसको शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो जो कि आने वाले 68 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और 69 के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, 68 और 69 के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ। शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। शाहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन, लोहिया और समाजवाद, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका, दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म समाजवाद, मानववाद। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं एक एक करके। तो आप लोग, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग इसको बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं स्वामी शाहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन के साथ में। ठीक है, तो भारत में समय समय पर विभिन्न वर्गों द्वारा अपनी मांगों की सरकार से पूर्ति के लिए आंदोलन एवं प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। कहने का मतलब है कि भारत में अपनी अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हमेशा से आंदोलन होते आ रहा है, लेकिन किसान आंदोलन क्या था, उसमें से एक था। किसान आंदोलन को जीवंत प्रदान करने में शाहजानंद सरस्वती, शाह मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, राहुल संकृत्यान इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका किसका? शाहजानंद सरस्वती, शाह मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, राहुल संकृत्यान इत्यादि क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि बिहार में किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार में शाहजानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसका? शाहजानंद सरस्वती का। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलनों को एक निर्णायक स्तर पर ले जाने का कार्य किया है। उन्होंने 4 मार्च 1928 ईस्वी को किसानों से संबंधित एक संगठन किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इस संगठन की लोकप्रियता में वृद्धि होने लगी और इसके बाद इन्होंने पटना के नज़दीक क्या किया, बिहार में सीताश्रम की स्थापना किया तथा इसने किसानों के द्वारा झेली जा रही विभिन्न प्रशासनिक एवं सार्वजनिक परेशानियों को उभारने के लिए 2 पत्रिका, भूमिहर ब्राह्मण एवं लोक संग्रह। कौन कौन पत्रिका? एक है भूमिहर ब्राह्मण और दूसरा है लोक संग्रह का क्या किया, इन्होंने संपादन किया कि इन्होंने शाहजानंद सरस्वती ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने खेतिहर किसानों की दशा एवं स्थिति को सुधार लाने के लिए 2 प्रमुख मांगे रखी। इन्होंने क्या किया कि जो अपने पत्रिका निकाल रहे थे उसके माध्यम से खेतिहर किसानों की दशा में सुधार लाने के लिए क्या किया, इन्होंने 2 प्रमुख मांगे रखी। एक तो रखा कि जमींदारी प्रथा समाप्त किया जाए और दूसरा क्या रखा कि किसानों को उनकी संपत्ति का अधिकार दिया जाए। ये 2 प्रमुख मांगों उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से रखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1935 ईस्वी में किसान सभा के द्वारा 1935 ईस्वी में किसान सभा के द्वारा कहा गया 1935 ईस्वी में किसान सभा के द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 1936 ईस्वी में शाहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? शाहजानंद सरस्वती जो है, इसमें 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की है। उस समय स्थापना के कुछ ही महीनों तक बिहार में इसकी सदस्य की संख्या 2,50,000 तक पहुंच गई, मतलब काफ़ी लोकप्रिय हो गया यह संस्था। कांग्रेस में रहते हुए स्वामी जी ने किसानों को जमींदारों के शोषण और उच्चकर से मुक्ति दिलवाने के प्रयास करते रहे। जो जमींदार इनको शोषण करते थे किसानों को और उच्च कर पे जो पैसा लगाते थे, उससे जो क्या हुआ, वो उससे मुक्ति दिलवाने का हमेशा प्रयास करते रहे। हालांकि गांधी जी से मत भिन्नता के कारण अल्प समय में ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी से कुछ इनका अनबन हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया। हालांकि कुछ समय के लिए कांग्रेस एवं किसान सभा के मध्य 1937 ईस्वी के चुनावों के दौरान बकास्त भूमि की वापसी, उसके बाद लगान की दर को कम करना आदि विषयों पर सहमति बन गई थी। लेकिन सरकार निर्माण के उपरांत क्या हुआ, बकास्त भूमि के प्रश्न के विषय पर दोनों की सहमति नहीं बन पाई। फलस्वरूप किसान सभा ने बहरिया टाल, जो कहाँ है, मुंगेर में है, में व्यापक स्तर पर विरोध प्रारंभ कर दिया। ठीक है,
इलेक्शन से पहले क्या हुआ कि बगास भूमि पे दोनों पर सहमति बन गया था, लेकिन इलेक्शन के बाद सहमति नहीं बनने के कारण क्या हुआ, मतभेद उत्पन्न हो गया और किसान सभा ने क्या, बहरिया टाल जो मुंगेर में स्थित उस वहाँ से क्या किया, विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। हालांकि धीरे धीरे शाहजादा सरस्वती का प्रमुख का झुकाव जो है, शाहजादा सरस्वती का झुकाव साम्यवाद की ओर हो गया और अंततः 26 जून 1950 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो शाहजादा सरस्वती भारत के इतिहास में और खासकर किसान आंदोलन के रूप में इनको याद रखा जाता है, जो कि इनको काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर यानी कि ख नंबर में, लोहिया और समाजवाद। ठीक है, इनको हम लोग देखते हैं। भारत में समाजवादी आंदोलन के प्रचार प्रसार में अनेक लोगों का योगदान रहा है। इनमें राम मनोहर लोहिया का स्थान क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है मार्च 1910 ईस्वी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में जन्मभूमि रहा इसका इनका, लेकिन कर्मभूमि कहाँ रहा, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों रहा। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। ठीक है, शुरू में ही समाजवाद की तरफ आकर्षित हो गए। लोहिया का समाजवाद गांधी और मार्क्स के विचारों का मिश्रण है। मतलब एक तरफ जहाँ गांधी का समाजवाद है उसी और दूसरी तरफ जहाँ मार्क्स के समाजवाद है, दोनों का क्या है, लोहिया का समाज मिश्रण है, मतलब बीच का समाजवाद इनको कहा जा सकता है। राम मनोहर लोहिया ने जहाँ एक तरफ जहाँ मार्क्स की तरह वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मार्क्स चाहते थे कि समाज जो है वर्ग विहीन हो, इसमें कोई भी वर्ग, उच्च वर्ग नीच वर्ग ना हो। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी की तरह उन्होंने समाज के निम्न वर्गों एवं व्यक्तियों को चतुर्दिक विकास पर बल दिया। उसी तरह अगर गांधी जी का जो समाजवाद था, गांधी जी कहाँ अपने ध्यान देते थे, जो समाज के निम्न वर्ग है वहाँ उसके विकास पे बल देते थे। तो लोहिया भी समाज के जो निम्न वर्ग है उनके विकास पर बल देते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोहिया समाजवाद के माध्यम से न केवल वर्गों की समाप्ति चाहते थे, बल्कि जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर भी उन्होंने बल दिया। वो लोहिया चाहते थे कि कोई जाति व्यवस्था भी न रहे, जाति व्यवस्था क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। यद्यपि मार्क्स एवं लोहिया के समाजवाद में थोड़ी सी भिन्नता है, बिल्कुल है। मार्क्स एक और जहां वर्गों के निर्माण का आधार आर्थिक कारक मानते थे, मार्क्स मानते थे कि आर्थिक स्थिति से ही सभी लोग समान हो सकते हैं, मतलब अमीरों के पैसों को लूटकर या छीनकर गरीबों में बांट दिया जाए, जिससे क्या होगा, आर्थिक समानता आ जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ लोहिया क्या मानते थे कि जाति व्यवस्था को भी आर्थिक कारकों की तरह एक कारक मानते थे, कि जाति व्यवस्था भी क्या है, एक कारक है। लोहिया का समाजवाद उत्पादनों के साधनों पर राष्ट्र का अधिकार की बात करता है। उन्होंने संपत्ति के समाजीकरण को बढ़ावा दिया, उन्होंने जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। उन्होंने क्या किया कि जो राष्ट्र का जो अधिकार है संसाधनों पर, वो किसका होना चाहिए, राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। लोहिया का समाजवाद जाति प्रथा की समाप्ति की बात करता है। किसकी बात करता है, जाति प्रथा की समाप्ति की बात करता है। उन्होंने जाति प्रथा को समाजवाद की सफलता के मार्ग में बाधक माना है। किन्होंने, लोहिया ने, कि जो जाति प्रथा है वो समाजवाद के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक कौन है, जाति प्रथा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि लोहिया ने समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए द कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट है कि लोहिया ने कहा कि समाजवाद गरीबी के समान बंटवारे का नाम नहीं है। समाजवाद क्या है, गरीबी के समान बंटवारे का नाम नहीं है, बल्कि समृद्धि के अधिकाधिक वितरण का नाम है। मतलब अधिक से अधिक समृद्धि लोगों में बटेगा तभी जाके समाजवाद फैलेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लोहिया का समाजवाद मुख्यतः 7 सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें स्त्री पुरुष समानता, स्त्री पुरुष समानता, रंग भेद की समाप्ति, जन एवं जाति पर आधारित विषमता का अंत, विदेशी जुल्म की खात्मा, विश्व सरकार का निर्माण, निजी संपत्ति से जुड़ी आर्थिक असमानता का अंत आदि प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब देखते हैं, ये राम मनोहर लोहिया हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब ग नंबर में, आर्थिक भारत के निर्माण में नेहरू की क्या भूमिका रही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका दिया, जिसमें नेहरू का योगदान क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने स्वतंत्रता उपरांत भारत के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के निर्माण में नेहरू के योगदान को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है या समझ सकते हैं। उसके बाद इसको पॉइंट बाई पॉइंट देख लेते हैं हम लोग
कि नेहरू ने क्या क्या योगदान दिया भारत के निर्माण में। तो सबसे पहला है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए उन्होंने क्या किया, अर्थव्यवस्था को मिश्रित रूप दिया। मिश्रित रूप मतलब यहाँ पे पूंजीवाद और समाजवाद दोनों व्यवस्था कायम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से वे राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने क्या किया, नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना को शुरू किया था और वर्तमान में उनको क्या किया है, 2015 में मोदी जी ने उसको समाप्त कर और नीति आयोग का गठन कर दिया है। नेक्स्ट है कि कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए डैम एवं बांधों का निर्माण को बढ़ावा दिया है। किसने दिया था, किसने, नेहरू जी ने। उन्होंने डैम को, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। तो ये डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन हो सकता है कि आधुनिक भारत का मंदिर नेहरू ने किसको कहा था, कहा था बांधों को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की स्वतंत्र विदेश नीति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति पर बल दिया था। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पूरा दुनिया दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ जहां पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, वहीं साम्राज्यवाद या समाजवाद का नेतृत्व कौन कर रहा था, रूस कर रहा था। तो भारत ने डिसाइड किया कि भारत, और खासकर जब प्रधानमंत्री उस समय नेहरू थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे न समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकना है और न ही पूंजीवाद की तरफ। तो उन्होंने एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने के लिए गुटनिरपेक्षता पर बल दिया। मतलब हम लोग न इधर है न इधर है। ठीक है, तो इस बात को भी लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेहरू ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देश के आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कारक माना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही देश का विकास हो सकता है। इस कारण उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल भारत में बार्क, ठीक है, आईआईटी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की। ये संस्थान आज देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। क्या किया, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया इन्होंने, बार्क का स्थापना, आईआईटी की स्थापना किन्होंने किया था, नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनके समय स्थापित इसरो वर्तमान समय में देश के अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने प्रथम ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफलता प्राप्त की है। अगर उस समय इसरो की स्थापना नहीं हुई रहती जल्दी से तो आज क्या होता, आज बहुत टाइम लग सकता था। उसके बाद हम लोग क्या है, नेक्स्ट है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिए पंचशील सिद्धांत दिया था। किन्होंने, नेहरू जी। खासकर चाइना के संदर्भ में इन्होंने पंचशील सिद्धांत को दिया था। नंबर 1 सिद्धांत पंचशील का नंबर 1 क्या है कि अनाक्रमण, मतलब कोई किसी पड़ोसी पर आक्रमण नहीं करेगा। हस्तक्षेप, किसी के भी इंटरनल मैटर पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मतलब हम लोग शांतिपूर्ण दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे और एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को सम्मान देंगे। उसके बाद परस्पर लाभ के लिए आर्थिक संबंध हम लोग बल देंगे। लेकिन चीन के साथ ये सभी प्रस्ताव क्या हो गया, विफल हो गया जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर बल दिया था। राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर बल दिया था किसने, नेहरू ने। उसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नाभिकीय ऊर्जा स्रोतों पर बल दिया था। उनके समय बहुत सारे नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का डेवलपमेंट हुआ था जो कि अन्य अन्य देशों के सहयोग से बना था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब घ नंबर जो है इसका पॉइंट क्या है, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर नोट्स लिखना है आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद क्या है। दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक एवं आर्थिक विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत के नवनिर्माण के स्थान पर भारत के पुनः निर्माण की बात कही है। नवनिर्माण नहीं होना चाहिए भारत का, बल्कि पुनः निर्माण होना चाहिए। एकात्म मानववाद के रूप में दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय राजनीतिक और समाज को पूर्णतः भारतीयकरण करने पर बल दिया था। पूर्णतः भारतीयकरण हम लोग का आज तक नहीं हो पाया है। एकात्म मानववाद के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय एक वर्ग विहीन, जाति विहीन तथा संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की स्थापना पर बल देते थे। वो चाहते थे कि कोई वर्ग ना हो, कोई जाति ना हो और आपस में कोई संघर्ष ना हो, ऐसी जो है अपनी सामाजिक व्यवस्था वो स्थापित करना चाह रहे थे इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि एकात्म मानववाद की अवधारणा राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक ताने बाने के साथ स्वदेशी भारतीय संस्कृति के एकीकरण पर बल देती है। स्वदेशी भारतीय संस्कृति के एकीकरण। नेक्स्ट है कि एकात्म मानववाद मानव कल्याण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्या करता है, मानव कल्याण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह भौतिकवाद, अध्यात्मवाद एवं सजग अभिलाषा के संश्लेषण के माध्यम से प्रसन्नता प्राप्त करने पर बल देता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि एकात्म मानववाद इस बात पर बल देता है कि व्यवसायिक हितों के लिए लोगों के कल्याण से समझौता नहीं किया जा सकता है। मतलब थोड़ी सी मुनाफा जहाँ हो रहा है और लोगों का चाहे उससे नुकसान ही क्यों ना हो, जो कि अभी के लिए काफ़ी प्रासंगिक हो जाता है। वर्तमान समय में हम लोग को देखने को मिलता है कि लोग अपने आर्थिक हित के लिए लोगों की कल्याण की बात नहीं सोचते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सिद्धांत थे, जो उनके सोच थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, आज भी काफ़ी प्रासंगिक है। इस प्रकार हम लोग शॉर्ट आंसर के ये चार हम लोग शॉर्ट आंसर यहाँ पे देख लिए, जो आने वाले 68 एवं 69 बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।